आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 6। राधाचरण रुड़की कॉलेज से निकलते ही मुरादाबाद के इंजीनियर नियुक्त हुए और चंद्रा उनके संग मुरादाबाद को चली। प्रेमवती ने बहुत रोकना चाहा, पर जाने वाले को कौन रोक सकता है। सेवती कब की ससुराल आ चुकी थी। यहाँ घर में अकेली प्रेमवती रह गई। उसके सिर घर का काम काज पड़ा। निदान ये राय हुई कि बिरजन के गौने का संदेशा भेजा जाए। डिप्टी साहब सहमत न थे, परंतु घर के कामों में प्रेमवती की ही बात चलती थी। संजीवन लाल ने संदेशा स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों से वो तीर्थ यात्रा का विचार कर रहे थे। उन्होंने क्रम क्रम से सांसारिक संबंध त्याग कर दिए थे। दिन भर घर में आसन मारे भगवत गीता और योग वाशिष्ठ आदि ज्ञान संबंधिनी पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। संध्या होते ही गंगा स्नान को चले जाते थे। वहां से रात्रि गए लौटते और थोड़ा सा भोजन करके सो जाते। प्राय प्रताप चंद्र भी उनके संग गंगा स्नान को जाता। यद्यपि उसकी आयु 16 वर्ष की भी न थी, पर कुछ तो निज स्वभाव, कुछ पैतृक संस्कार और कुछ संगति के प्रभाव से उसे अभी से वैज्ञानिक विषयों पर मनन और विचार करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। ज्ञान तथा ईश्वर संबंधिनी बातें सुनते सुनते उसकी प्रवृत्ति भी भक्ति की ओर चली थी और किसी किसी समय मुंशी जी से ऐसे सूक्ष्म विषयों पर विवाद करता कि वो विस्मित हो जाते। ब्रजरानी पर सुवामा की शिक्षा का उससे भी गहरा प्रभाव पड़ा था, जितना कि प्रताप चंद्र पर मुंशी जी की संगति और शिक्षा का। उसका 15वां वर्ष था। इस आयु में नई उमंगें तरंगित होती हैं और चितवन में सरलता चंचलता की तरह मनोहर रसीलापन बरसने लगता है। परंतु ब्रजरानी अभी वही भोली भाली बालिका थी। उसके मुख पर हृदय के पवित्र भाव झलकते थे और वार्तालाप में मनोहारिणी मधुरता उत्पन्न हो गई थी। प्रातःकाल उठती और सबसे प्रथम मुंशी जी का कमरा साफ करके उनके पूजा पाठ की सामग्री यथोचित रीति से रख देती। फिर रसोई घर के धंधे में लग जाती। दोपहर का समय उसके लिखने पढ़ने का था। सुवामा पर उसका जितना प्रेम और जितनी श्रद्धा थी, उतनी अपनी माता पर भी न रही होगी। उसकी इच्छा बिरजन के लिए आज्ञा से कम न थी। सुवामा की तो सम्मति थी कि अभी विदाई न की जाए, पर मुंशी जी के हट से विदाई की तैयारियां होने लगी। ज्यों ज्यों वो विपत्ति की घड़ी निकट आती, बिरजन की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। रात दिन रोया करती, कभी पिता के चरणों में पड़ती और कभी सुवामा के पदों में लिपट जाती। पर विवाहिता कन्या पराए घर की हो जाती है, उस पर किसी का क्या अधिकार। प्रताप चंद्र और बिरजन कितने ही दिनों तक भाई बहन की भांति एक साथ रहे, पर अब बिरजन की आंखें उसे देखते ही नीचे को झुक जाती थीं। प्रताप की भी यही दशा थी। घर में बहुत कम आता था। आवश्यकतावश आया तो इस प्रकार दृष्टि नीची किए हुए और सिमटे हुए मानो दुल्हन है। उसकी दृष्टि में वो प्रेम रहस्य छुपा हुआ था, जिसे वो किसी मनुष्य, यहाँ तक कि बिरजन पर भी प्रकट नहीं करना चाहता था। एक दिन संध्या का समय था। विदाई को केवल 3 दिन रह गए थे। प्रताप किसी काम से भीतर गया और अपने घर में लैंप जलाने लगा कि बिरजन आ गई। उसका अंचल आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने आज 2 वर्ष के अनंतर प्रताप की ओर सजल नेत्रों से देखकर कहा, लल्लू, मुझसे कैसे सहा जाएगा। प्रताप के नेत्रों में आंसू न आए। उसका स्वर भारी न हुआ। उसने सुदृढ़ भाव से कहा, ईश्वर तुम्हें धैर्य धारण करने की शक्ति देंगे। बिरजन का सिर झुक गया, आंखें पृथ्वी में गड़ गईं और एक सिसकी ने हृदय वेदना की ये अगाध कथा वर्णन की, जिसका होना वाणी द्वारा असंभव था। विदाई का दिन लड़कियों के लिए कितना शोकमय होता है। बचपन की सब सखियों, सहेलियों, माता पिता, भाई बंधु से नाता टूट जाता है। ये विचार कि मैं फिर इस घर में आ सकूंगी, उसे तनिक भी संतोष नहीं देता, क्योंकि अब वो आएगी तो अतिथि भाव से आएगी। उन लोगों से विलग होना जिनके साथ जीवनोद्यान में खेलना, स्वतंत्र वाटिका में भ्रमण करना उपलब्ध हुआ हो, उसके हृदय को विदीर्ण कर देता है। आज से उसके सिर पर ऐसा भार पड़ा है जो आमरण उठाना पड़ेगा। बिरजन का श्रृंगार किया जा रहा था। नाइन उसके हाथों और पैरों में मेहंदी रचा रही थी, कोई उसके बाल गूंथ रही थी, कोई जूड़े में सुगंध बसा रही थी। पर जिसके लिए ये तैयारियां हो रही थीं, वो भूमि पर मोती के दाने बिखेर रही थी। इतने में बाहर से संदेशा आया
कि मुहूर्त टला जाता है, जल्दी करो। सुवामा पास खड़ी थी। बिरजन उसके गले लिपट गई और अश्रु प्रवाह का आतंक, जो अब तक दबी हुई अग्नि की नाई सुलग रहा था, अकस्मात ऐसा भड़क उठा मानो किसी ने आग में तेल डाल दिया है। थोड़ी ही देर में पालकी द्वार पर आ गई। बिरजन पड़ोस की स्त्रियों से गले मिली, सुवामा के चरण छुए। तब 2-3 स्त्रियों ने उसे पालकी के भीतर बिठा दिया। उधर पालकी उठी, उधर सुवामा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी, मानो उसके जीते ही कोई उसका प्राण निकाल कर लिए जाता हो। घर सूना हो गया। सैकड़ों स्त्रियों का जमघट था, परंतु एक बिरजन के बिना घर खाए जाता था। जैसे सिंदूर की लालिमा से मांग रच जाती है, वैसे ही बिरजन के आने से प्रेमवती के घर की रौनक बढ़ गई। सुवामा ने उसे ऐसे गुण सिखाए थे, जिसने उसे देखा मोह गया। यहाँ तक कि सेवती की सहेली रानी को भी प्रेमवती के सम्मुख स्वीकार करना पड़ा कि तुम्हारी छोटी बहू ने हम सबों का रंग फीका कर दिया। सेवती उससे दिन दिन भर बातें करती और उसका जी न उबता। उसे अपने गाने पर अभिमान था, पर इस क्षेत्र में भी बिरजन बाजी ले गई। अब कमलाचरण के मित्रों ने आग्रह करना शुरू किया कि भाई, नई दुल्हन घर में लाए हो, कुछ मित्रों की भी फिक्र करो। सुनते हैं परम सुंदरी पाए हो। कमलाचरण को रुपए तो ससुराल से मिले ही थे। जेब खनखना कर बोले, अजी दावत लो, शराबें उड़ाओ। हाँ, बहुत शोरगुल न मचाना, नहीं तो कहीं भीतर खबर होगी तो समझिए कि ये गुंडे हैं। जब से वो घर में आई है, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। कहता हूँ, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अल्लम गल्लम सभी घोटे बैठी है। डरता हूँ कहीं अंग्रेजी में कुछ पूछ बैठी या फारसी में बातें करने लगी, मुंह ताकने के सिवाय और क्या करूँगा। इसीलिए अभी जी बचाता फिरता हूँ। यूं तो कमलाचरण के मित्रों की संख्या अपरिमित थी। नगर के जितने कबूतरबाज, कनकौएबाज गुंडे थे, सब उनके मित्र। परंतु सच्चे मित्रों में केवल 5 महाशय थे और सभी के सभी फाके मस्त छिचोरे थे। उनमें सबसे अधिक शिक्षित मियां मजीद थे। ये कचहरी में अराय जवीसी किया करते थे। जो कुछ मिलता वो सब शराब में भेंट करते। दूसरा नंबर हमीद खां का था। इन महाशय ने बहुत पैतृक संपत्ति पाई थी, परंतु 3 वर्ष में सब कुछ विलास में लुटा दिया। अब ये ढंग था कि साय को सज धजकर गलियों में धूल फाकते फिरते थे। तीसरे हजरत सैयद हुसैन थे, पक्के जुआरी, नाल के परम भक्त, सैकड़ों के दाव लगाने वाले। स्त्री गहनों पर हाथ मांझना तो नित्य का काम था इनका। शेष 2 महाशय, राम सेवक लाल और चंदूलाल, कचहरी में नौकर थे। वेतन कम पर ऊपरी आमदनी बहुत थी। आधी सुरापान की भेंट करते, आधी भोग विलास में उड़ाते। घर में लोग भूखे मरे या भिक्षा मांगे, इन्हें केवल अपने सुख से काम था। सलाह तो अब हो चुकी थी। 8 बजे जब डिप्टी साहब लेटे तो ये 5 जने एकत्र हुए और शराब के दौर चलने लगे। 5 पीने में अभ्यस्त थे। अब नशे का रंग जमा। बहक बहक कर बातें करने लगे। मजीद, क्यों भाई कमलाचरण, सच कहना, स्त्री को देखकर जी खुश हो गया कि नहीं? कमला, अब आप बहकने लगे, क्यों? बतला क्यों नहीं देते? इसमें झेपने की कौन सी बात है? बतला क्या अपना सिर दूं? कभी सामने जाने का संयोग भी तो हुआ हो। कल किवाड़ की दराज से एक बार देख लिया था, अभी तक चित्र आंखों पर फिर रहा है। चंदूलाल, मित्र तुम बड़े भाग्यवान हो। कमला, ऐसा व्याकुल हुआ कि गिरते गिरते बचा, बस परी समझ लो। मजीद, तो भाई ये दोस्ती किस दिन काम आएगी? एक नजर हमें भी दिखाओ। सैयद, बेशक, दोस्ती के यही तो माने हैं कि आपस में कोई पर्दा न रहे। चंदूलाल, दोस्ती में क्या पर्दा भाई? अंग्रेजों को देखो, बीवी डोली से उतरी नहीं कि यार दोस्त लगे हाथ मिलाने। राम सेवक, मुझे तो बिना देखे चैन ना आएगा। कमला एक धप लगाकर, जीभ काट ली जाएगी, समझे? राम सेवक, कोई चिंता नहीं, आंखें तो देखने को रहेंगी। मजीद, भाई कमलाचरण, बुरा मानने की बात नहीं, अब इस वक्त तुम्हारा फर्ज है कि दोस्तों की फरमाइश पूरी करो। अरे तो मैं नहीं कब करता हूँ? वाह मेरे शेर, यही मर्दों की सी बातें हैं।
तो हम लोग बन ठन कर आ जाएं, क्यों? कमला: जी, जरा मुंह में कालिख लगा लीजिएगा, बस इतना बहुत है। सैयद: तो आज ही ठहरी ना? इधर तो शराब उड़ रही थी, उधर बिरजन पलंग पर लेटी हुई विचार में मग्न हो रही थी। बचपन के दिन भी कैसे अच्छे होते हैं, यदि वो दिन एक बार फिर आ जाते। ओह, कैसा मनोहर जीवन था। संसार प्रेम और प्रीति की खान थी। क्या वो कोई अन्य संसार था? क्या उन दिनों संसार की वस्तुएं बहुत सुंदर होती थीं? इन्हीं विचारों में आंख झपक गई और बचपन की एक घटना आंखों के सामने आ गई। लल्लू ने उसकी गुड़िया मरोड़ दी। उसने उसकी किताब के 2 पन्ने फाड़ दिए। तब लल्लू ने उसकी पीठ में जोर से चुटकी ली और बाहर भागा। वो रोने लगी और लल्लू को कोस रही थी कि सुबामा उसका हाथ पकड़े आई और बोली, क्यों बेटी, इसने बहुत मारा है ना? ये बहुत मार मार कर भागता है। आज इसकी खबर लेती हूँ, देखूं कहाँ मारा है। लल्लू ने डबडबाई आंखों से बिरजन की ओर देखा। तब बिरजन ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे इन्होंने कहाँ मारा है? ये तो मुझे कभी नहीं मारते। ये कहकर उसका हाथ पकड़ लिया, अपने हिस्से की मिठाई खिलाई और फिर दोनों मिलकर खेलने लगे। वो समय अब कहाँ। रात्रि अधिक बीत गई थी। अचानक बिरजन को जान पड़ा कि कोई सामने वाली दीवार धमधमा रहा है। उसने कान लगाकर सुना। बराबर शब्द आ रहे थे, कभी रुक जाते, फिर सुनाई देते। थोड़ी देर में मिट्टी गिरने लगी। डर के मारे बिरजन के हाथ पांव फूलने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। जी कड़ा करके उठी और महाराजिन को जगाया। महाराजिन चतुर स्त्री थी, समझी कि चिल्लाऊंगी तो जाग हो जाएगी। उसने सुन रखा था कि चोर पहले सेंध में पांव डालकर देखते हैं, तब आप घुसते हैं। उसने एक डंडा उठा लिया कि जब पैर डालेगा तो ऐसा तान कर मारूंगी कि टांग टूट जाएगी। पर चोर ने पांव के स्थान पर सिर रख दिया। महाराजिन घात में थी ही और उसने डंडा चला दिया। खटके की आवाज आई। चोर ने झट सिर खींच लिया और कहता हुआ सुनाई दिया, उफ, मार डाला, खोपड़ी बन्ना गई। फिर कई मनुष्यों के हंसने की ध्वनि आई और तत्पश्चात सन्नाटा हो गया। इतने में और भी लोग जाग पड़े और शेष रात्रि बातचीत में व्यतीत हुई। प्रातःकाल जब कमलाचरण घर में आए तो नेत्र लाल थे और सिर में सूजन थी। महाराजिन ने निकट जाकर देखा, फिर आकर बिरजन से कहा, बहू, एक बात कहूं, बुरा तो ना मानोगी? बुरा क्यों मानूंगी? कहो, क्या कहती हो? रात को सेंध पड़ी थी, वो चोरों ने नहीं लगाई थी। फिर कौन था? घर ही के भेदी थे, बाहर ही कोई न था। क्या किसी कहार की शरारत थी? नहीं, कहारों में तो ऐसा कोई नहीं है। फिर कौन था? स्पष्ट क्यों नहीं कहती? मेरी जान में तो छोटे बाबू थे। मैंने जो लकड़ी मारी थी वो उनके सिर में लगी। सिर फूला हुआ है। इतना सुनते ही बिरजन की भ्रकुटी चढ़ गई, मुखमंडल अरुण हो आया। क्रुद्ध होकर बोली, महाराजिन, होश संभाल कर बातें करो। तुम्हें ये कहते हुए लाज नहीं आती? तुम्हें मेरे सम्मुख ऐसी बात कहने का साहस कैसे हुआ? साक्षात मेरे ऊपर कलंक का टीका लगा रही हो। तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है, नहीं तो अभी तुम्हें यहाँ से खड़े खड़े निकलवा देती। तब तुम्हें विदित होता कि जीभ को वश में न रखने का क्या फल होता है। यहाँ से उठ जाओ। मुझे तुम्हारा मुंह देखकर ज्वर सा चढ़ रहा है। तुम्हें इतना न समझ पड़ा कि मैं कैसा वाक्य मुंह से निकाल रही हूँ। उन्हें ईश्वर ने क्या नहीं दिया है? सारा घर उनका है, मेरा जो कुछ है उनका है। मैं खुद उनकी चेरी हूँ। उनके संबंध में तुम ऐसी बात कह बैठी। परंतु जिस बात पर बिरजन इतनी क्रुद्ध हुई, उसी बात पर घर के और लोगों को विश्वास हो गया। डिप्टी साहब के कान में भी बात पहुंची। वो कमलाचरण को उससे अधिक दुष्ट प्रकृति समझते थे जितना वो था। भय हुआ कि कहीं ये महाशय बहू के गहनों पर न हाथ बढ़ाएं। अच्छा हो कि इन्हें छात्रालय में भेज दूं। कमलाचरण ने ये उपाय सुना तो बहुत छटपटाया, पर कुछ सोचकर छात्रालय चला गया। बिरजन के आगमन से पहले कई बार यह सलाह हुई थी, पर कमला के हट के आगे एक भी न चलती थी। ये स्त्री की दृष्टि में गिर जाने का ही भय था जो अब की बार उसे छात्रालय ले गया। पहला दिन तो कमलाचरण ने किसी प्रकार छात्रावास में काटा। प्रातः से सायंकाल तक सोया किए।
दूसरे दिन ध्यान आया कि आज तो नवाब साहब और तोखे मिर्जा के बटेरों में बड़ा जोड़ है। कैसे कैसे मस्त पट्टे हैं। आज उनकी पकड़ देखने के योग्य होगी। सारा नगर फट पड़े तो आश्चर्य नहीं। क्या दिल लगी है कि नगर के लोग तो आनंद उड़ाए और मैं पड़ा रोऊं। ये सोचते सोचते उठा और बात की बात में अखाड़े में था। यहाँ आज बड़ी भीड़ थी। एक मेला सा लगा हुआ था। भिश्ती छिड़काव कर रहे थे। सिगरेट खोमचे वाले और तंबोली अपनी अपनी दुकानें लगाए बैठे थे। नगर के मनचले युवक अपने हाथों में बटेर लिए या मखमली अंडों पर बुलबुलों को बैठाए मटर गश्ती कर रहे थे। कमलाचरण के मित्रों की यहाँ क्या कमी थी। लोग उन्हें खाली हाथ देखते तो पूछते, अरे राजा साहब, आज खाली हाथ कैसे? इतने में मियाँ सैयद मजीद हमीद आदि नशे में चूर सिगरेट के धुएं भकाभक उड़ाते दिख पड़े। कमलाचरण को देखते ही सब के सब सर पर दौड़े और उससे लिपट गए। मजीद, अब तुम कहाँ गायब हो गए थे यार? कुरान की कसम, मकान के सैकड़ों चक्कर लगाए होंगे। राम सेवक, आजकल आनंद की रातें हैं, वही आंखें नहीं देखते हो, नशा सा चढ़ा हुआ है। चंदूलाल, चैन कर रहा है पट्ठा। जब से सुंदरी घर में आई उसने बाजार की सूरत तक नहीं देखी। जब देखिए घर में घुसा रहता है। खूब चैन कर ले यार। कमला, चैन क्या खाक करूं? यहाँ तो कैद में फंस गया। 3 दिन से बोर्डिंग में पड़ा हुआ हूँ। मजीद, अरे खुदा की कसम, सच कहता हूँ, परसों से मिट्टी पलीद हो रही है। आज सबकी आंख बचाकर निकल भागा। राम सेवक, खूब उड़े बेटा, वो मुछंदर सुपरिटेंडेंट झल्ला रहा होगा। कमला, ये मार्के का जोड़ छोड़कर किताबों में सिर कौन मारता? सैयद, यार आज उड़ाए तो क्या, सच तो ये है कि तुम्हारा वहां रहना आफत है। अब रोज तो आ न सकोगे और यहाँ आए दिन नई सैर नई नई बहारें। कल लाला डिग्गी पर, परसों परेड पर, नरसों बेड़ों का मेला, कहाँ तक गिनाऊं? तुम्हारा जाना तो बड़ा बुरा हुआ। कमला, कल की कटाव तो मैं जरूर देखूंगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। सैयद, और बेड़ों का मेला न देखा तो कुछ न देखा। तीसरे पहर कमलाचरण मित्रों से विदा होकर उदास मन छात्रालय की ओर चला। मन में एक चोल सा बैठा हुआ था। द्वार पर पहुंचकर झांकने लगा कि सुपरिटेंडेंट साहब न हो तो लपक कर कमरे में हो रहूं, तो ये देखता है कि वो भी बाहर की ही ओर आ रहे हैं। चित्त को भली भांति दृढ़ करके भीतर बढ़ा। सुपरिटेंडेंट साहब ने कहा, हाँ, अब तक कहाँ थे? एक काम से बाजार गया था। ये बाजार जाने का समय नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं था, अब ध्यान रखूंगा। जब कमला चारपाई पर लेटा तो सोचने लगा, यार आज तो बच गया, पर उत्तम तभी हो जब कल भी बचूं और परसों भी। महाशय की आंख में धूल डालूं। कल का दृश्य बहुत दर्शनीय होगा। पतंग आकाश में बातें करेंगे और लंबे लंबे पेंच होंगे। ये ध्यान करते करते वो सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल छात्रावास से निकल भागा। सुहृदयगढ़ लाल डिग्गी पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही गदगद हो गए और पीठ ठोकी। कमलाचरण कुछ देर तक तो कटाव देखता रहा, फिर शौक चर्राया कि क्यों ना मैं भी अपने कनकौए मंगाऊं और अपने हाथों की सफाई दिखलाऊं। सैयद ने भड़काया, बद बद कर लड़ाओ, रुपए हम देंगे। चट घर पर आदमी दौड़ा दिया। पूरा विश्वास था कि अपने मांझे से सबको परास्त कर दूंगा, परंतु जब आदमी घर से खाली हाथ लौट आया तब तो उसकी देह में आग सी लग गई। हंटर लेकर दौड़ा और घर पहुंचते ही कहारों को एक ओर से सटर सटर पीटना आरंभ किया। बेचारे बैठे हुक्का तमाकू कर रहे थे। निरपराध अचानक हंटर पड़े तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सारे मोहल्ले में एक कोलाहल मच गया। किसी को समझ में ही न आया कि हमारा दोष क्या है। वहां कहारों का भली भांति सत्कार करके कमलाचरण अपने कमरे में पहुंचा, परंतु वहां की दुर्दशा देखकर क्रोध और भी बढ़ गया। पतंग फटे हुए थे, चरखियां टूटी हुई थीं, मांझे लच्छियां उलझी पड़ी थीं, मानो किसी आपत्ति ने इन यवन योद्धाओं का सत्यानाश कर दिया था। समझ गया कि अवश्य ये माता जी की ही करतूत है। क्रोध से लाल माता के पास गया और उच्च स्वर में बोला, क्या माँ, तुम सचमुच मेरे प्राण ही लेने पर आ गई हो? 3 दिन हुए कारागार में भिजवाया, पर इतने पर भी चित्त को संतोष न हुआ।
मेरे विनोद की सामग्रियों को नष्ट कर डाला? क्यों? प्रेमवती विस्मय से, मैंने तुम्हारी कोई चीज नहीं छुई। क्या हुआ? कमला बिगड़कर, झूठों के मुख में कीड़े पड़ते हैं। तुमने मेरी वस्तुएं नहीं छुई तो और किसको साहस है जो मेरे कमरे में जाकर मेरे कनकौए और चरखियां सब तोड़ फोड़ डाले? क्या इतना भी नहीं देखा जाता? प्रेमवती, ईश्वर साक्षी है, मैंने तुम्हारे कमरे में पांव भी नहीं रखा। चलो देखूं कौन कौन सी चीजें टूटी हैं। ये कहकर प्रेमवती तो इन कमरे की ओर चली और कमला क्रोध से भरा आंगन में खड़ा रहा कि इतने में माधवी बिरजन के कमरे से निकली और उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर चली गई। लिखा था, अपराध मैंने किया है, अपराधिन मैं हूं, जो दंड चाहे दीजिए। ये पत्र देखते ही कमला भीगी बिल्ली बन गया और दबे पांव बैठक की ओर चला। प्रेमवती पर्दे की आड़ से सिसकते हुए नौकरों को डांट रही थीं। कमलाचरण ने उसे मना किया और उसी क्षण कुछ और कनकौए जो बचे थे स्वयं फाड़ डाले, चरखियां टुकड़े टुकड़े कर डाली और डोर में दिया सलाई लगा दी। माता के ध्यान ही में नहीं आता था कि क्या बात है, कहाँ तो अभी अभी इन्हीं वस्तुओं के लिए संसार सिर पर उठा लिया था और कहाँ आप ही उसका शत्रु हो गया। समझी शायद क्रोध से ऐसा कर रहा हो, मनाने लगी, पर कमला की आकृति से क्रोध तनिक भी प्रकट न होता था। स्थिरता से बोला, क्रोध में नहीं हूं, आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि पतंग कभी न उड़ाऊंगा। मेरी मूर्खता थी जो इन वस्तुओं के लिए आपसे झगड़ बैठा। जब कमलाचरण कमरे में अकेला रह गया तो सोचने लगा, निस्संदेह मेरा पतंग उड़ाना उन्हें नापसंद है, इससे हार्दिक घृणा है, नहीं तो मुझ पर ये अत्याचार कदापि न करती। यदि एक बार उनसे भेंट हो जाती तो पूछता कि तुम्हारी क्या इच्छा है, पर कैसे मुंह दिखाऊं? एक तो महामूर्ख, तो इस पर कई बार अपनी मूर्खता का परिचय दे चुका। सेंध वाली घटना की सूचना उन्हें अवश्य मिली होगी। उन्हें मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा। अब तो यही उपाय है कि न तो उनका मुख देखूं, न अपना मुख दिखाऊं, या किसी प्रकार से कुछ विद्या सीखूं। हाय, इस सुंदरी ने कैसा स्वरूप पाया है! स्त्री नहीं, अप्सरा जान पड़ती है। क्या कभी वो दिन भी होगा जबकि वो मुझसे प्रेम करेगी? क्या लाल लाल रसीले अधर हैं, पर है कठोर हृदय। दया तो उसे छू नहीं गई, कहती है जो दंड दूं, यदि पा जाऊं तो हृदय से लगा लूं। अच्छा, तो अब आज से पढ़ना चाहिए। ये सोचते सोचते उठा और दड़बा खोलकर कबूतरों को उड़ाने लगा। सैकड़ों जोड़े थे और एक से बढ़ चढ़कर आकाश में तारे बन जाएं। उड़ें तो दिन दिन भर उतरने का नाम न लें। शहर के कबूतरबाज एक एक जोड़ पर गुलामी करने को तैयार थे, परंतु क्षण मात्र में सबके सब उड़ा दिए। जब दड़बा खाली हो गया तो कहारों को आज्ञा दी कि इसे उठा ले जाओ और आग में जला दो, छत्ता भी गिरा दो, नहीं तो सब कबूतर जाकर उसी पर बैठेंगे। कबूतरों का काम समाप्त करके बटेरों और बुलबुलों की ओर चले और उनकी भी कारागार से मुक्त कर दिया। बाहर तो ये चरित्र हो रहा था, भीतर प्रेमवती छाती पीट रही थी कि लड़का न जाने क्या करने पर तत्पर हुआ है। बिरजन को बुलाकर कहा, बेटी, बच्चे को किसी प्रकार रोको, न जाने उसने मन में क्या ठानी है। ये कहकर वो रोने लगी। बिरजन को भी संदेह हो रहा था कि अवश्य इनकी कुछ और नियत है, नहीं तो ये क्रोध क्यों। यद्यपि कमला दुर्व्यसनी था, दुराचारी था, कुचरित्र था, परंतु इन सब दोषों के होते हुए भी उसमें एक बड़ा गुण भी था जिसकी कोई भी स्त्री अवहेलना नहीं कर सकती। उसे व्रज रानी से सच्ची प्रीति थी और इसका गुप्त रीति से कई बार परिचय भी मिल गया था। यही कारण था जिसने बिरजन को इतना गर्वशील बना दिया था। उसने कागज निकाला और ये पत्र बाहर भेजा। प्रियतम, ये कोप किस पर है? केवल इसीलिए कि मैंने 2-3 कनकौए फाड़ डाले। यदि मुझे ज्ञात होता कि आप इतनी सी बात पर ऐसे क्रुद्ध हो जाएंगे तो कदापि उन पर हाथ न लगाती, पर अब तो अपराध हो गया। क्षमा कीजिए, ये पहला कसूर है। आपकी ब्रजरानी। कमलाचरण ये पत्र पाकर ऐसा प्रमुदित हुआ मानो सारे जगत की संपत्ति प्राप्त हो गई। उत्तर देने की इच्छा हुई, पर लेखनी ही नहीं उठती थी। न प्रशस्ति मिलती थी, न प्रतिष्ठा, न आरंभ का विचार आता, न समाप्ति का। बहुत चाहते हैं कि भावपूर्ण लहलहाता हुआ पत्र लिखूं,
पर बुद्धि तनिक भी नहीं दौड़ती। प्रथम बार कमलाचरण को अपनी मूर्खता और निरक्षरता पर रोना आया। शोक, मैं एक सीधा सा पत्र भी नहीं लिख सकता। इस विचार से वो रोने लगा और घर के द्वार सब बंद कर लिए कि कोई देख न ले। तीसरे पहर जब मुंशी श्यामाचरण घर आए तो सबसे पहली वस्तु जो उनकी दृष्टि में पड़ी वो आग का अलाव था। विस्मित होकर नौकरों से पूछा, ये अलाव कैसा? नौकरों ने उत्तर दिया, सरकार, दड़बा जल रहा है। मुंशी जी घुड़क कर, इसे क्यों जलाते हो? अब कबूतर कहाँ रहेंगे? कहार, छोटे बाबू की आज्ञा है कि सब दड़बे जला दो। कबूतर कहाँ गए? सब उड़ा दिए सरकार, एक भी नहीं रखा। कनकौए सब फाड़ डाले, डोर जला दी, बड़ा नुकसान किया। कहारों ने अपनी समझ में मारपीट का बदला लिया। बेचारे समझे कि मुंशी जी इस नुकसान के लिए कमलाचरण को बुरा भला कहेंगे, परंतु मुंशी जी ने ये समाचार सुना तो भौचक्के से रह गए। उन्हीं जानवरों पर कमलाचरण प्राण देता था, आज अकस्मात क्या काया पलट हो गई? अवश्य कुछ भेद है। कहार से कहा, बच्चे को भेज दो। 1 मिनट में कहार ने आकर कहा, हुजूर, दरवाज़ा भीतर से बंद है, बहुत खटखटाया, बोलते ही नहीं। इतना सुनना था कि मुंशी जी का रुधिर शुष्क हो गया। झट संदेह हुआ कि बच्चे ने विष खा लिया। आज एक जहर खिलाने के मुकदमा का फैसला किया था। नंगे पांव दौड़े और बंद कमरे के किवाड़ पर बलपूर्वक लात मारी और कहा, बच्चा, बच्चा। ये कहते कहते गला रुंध गया। कमलाचरण पिता की बाणी पहचान कर झट उठा और अपने आंसू पोंछकर किवाड़ खोल दिए, परंतु उसे कितना आश्चर्य हुआ जब मुंशी जी ने धिक्कार फटकार के बदले उसे हृदय से लगा लिया और व्याकुल होकर पूछा, बच्चा, तुम्हें मेरे सिर की कसम, बता दो, तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? कमलाचरण ने इस प्रश्न का अर्थ समझने के लिए मुंशी जी की ओर आंखें उठाईं तो उनमें जल भरा था। मुंशी जी को पूरा विश्वास हो गया कि अवश्य विपत्ति का सामना हुआ। एक कहार से कहा, जल्दी जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाओ, कहना अभी चलिए। अब जाकर दुर्बुद्धि कमलाचरण ने पिता की इस घबराहट का अर्थ समझा। दौड़कर उनसे लिपट गया और बोला, आपको भ्रम हुआ है, आपके सिर की कसम, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। परंतु डिप्टी साहब की बुद्धि स्थिर न थी। समझे ये मुझे रोक कर विलंब कराना चाहता है। विनीत भाव से बोले, बच्चा, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो, मैं संदूक से एक औषधि ले आऊं। मैं क्या जानता था कि तुम इस नीयत से छात्रालय में जा रहे हो? पिताजी, ईश्वर को साक्षी समझकर कहता हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। मैं ऐसा लज्जावान होता तो इतना मूर्ख क्यों बना रहता? आप व्यर्थ ही डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं। मुंशी जी कुछ कुछ विश्वास करके